हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स। तो समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called a set. Collection of well defined objects is called a set. इसमें जो हम वर्ड वेल डिफाइंड यूज करते हैं इसी को समझना जरूरी है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी बिटवीन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको हमें सेट में शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन बिटवीन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि कुछ कार्ड्स हैं, उसमें 1 to 20 नंबर्स लिखे हुए हैं। प्रत्येक कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 20। और आपसे कहा जाता है कि इनमें से वो कार्ड ड्रॉ करो जिनपे इवन नंबर लिखे हुए हैं। तो क्या आपको कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इजीली 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 20 कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप अपने स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाएं, तो आप सभी स्टूडेंट्स से, जो आपके स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको अलग से कलेक्शन बना सकते हैं क्योंकि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह के जो भी सेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु आर ऑनेस्ट। आपकी क्लास के उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो ऑनेस्ट हैं। अब क्या आप किसी स्टूडेंट को देखकर बता सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है? इसका मतलब यह है कि जो ये वर्ड ऑनेस्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं, ये वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं बनेगा। या हम कहें कलेक्शन ऑफ रिच पीपल। अब हम रिच कहा हमने, अब उसमें हमने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि जिसके पास इतना पैसा है वो उसको हम रिच मानेंगे। तो जब तक कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, तो हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो ये कलेक्शन सेट नहीं बनेगा। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम मान लीजिए हमने कहा कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल हमें पता है क्या क्या होते हैं, तो हम कलेक्शन बना लेंगे ए ई आई ओ यू। तो इंग्लिश अल्फाबेट से हम ये वोवेल का एक कलेक्शन बना लेंगे, तो ये एक सेट बन जाएगा। हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। देखिए, जब भी हम कोई कलेक्शन लेते हैं, जब हम सेट बनाते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके लिए स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं, नंबर्स यूज किए जाते हैं, या फिर कुछ स्पेशल नोटेशंस हम ले सकते हैं। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं, सेट में हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं। और सेट को इन ब्रैकेट्स में, इनको ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रेसेस में लिखा जाता है। तो कोई भी सेट होगा उसको कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से, और उनको ब्रेसेस में लिखा जाता है। अब जो ये कलेक्शन होता है ये डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि
अगर इसमें कोई एलिमेंट रिपीट भी हो रहे हैं तो हम उसको केवल एक बार लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक सेट मैंने लिया बी, मैं इसमें एलिमेंट्स लिख रहा हूं 1 1 2 1 3 4 5 1 2, इस तरह से मैंने कोई किसी रूल के अकॉर्डिंग ये सेट बना लिया। अब इसमें देख सकते हैं 1 इसमें 4 टाइम्स आया है, 4 बार है, 2 इसमें 2 टाइम्स आया है और बाकी सब 1 टाइम। तो अब इसमें हमने कहा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी ऑर्डर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, तो ये दोनों सेट सेम है क्योंकि हमने यहां पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखने होते हैं। 1 को हमने लिख लिया, 2 को हमने लिख लिया, 3 4 5। तो इस तरह से अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम एक बार लिखते हैं। अब हमने ऑर्डर की बात की, तो मान लीजिए मैं इस सेट को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, तभी ये दोनों सेम है क्योंकि इसमें केवल हमने ऑर्डर चेंज किया है, एलिमेंट्स वही हैं जो हमने यहां पर यूज किए हैं। तो ये दोनों सेट भी सेम है। तो सेट्स में एलिमेंट को हम एक बार लिखते हैं, उनको रिपीट नहीं करते और उस पर ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता। सेट के एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उनको इस तरह के ब्रेसेस में लिखा जाता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, मान लीजिए हमने कहा कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ ए वीक। अब डेज कौन कौन से होते हैं? 7 डेज होते हैं, हमें पता है कौन कौन से लिखने हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम वो कलेक्शन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो वर्ड बेस्ट आ रहा है, तो हमें बेस्ट क्रिकेटर्स लेने हैं। अब बेस्ट क्रिकेटर्स कौन से होंगे? बेस्ट बॉलर हैं, वो भी बेस्ट हो सकते हैं, बेस्ट क्रिकेटर हो सकते हैं। बेस्ट बैट्समैन है, वो भी बेस्ट क्रिकेटर हो सकते हैं। बेस्ट विकेट कीपर्स हैं, वो भी बेस्ट क्रिकेटर हो सकते हैं। बेस्ट फील्डर्स हैं, वो भी बेस्ट क्रिकेटर हो सकते हैं। तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या हम किसको बेस्ट मानते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो वर्ड बेस्ट है, ये वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसको बेस्ट मानेंगे। या मान लीजिए हमने कहा कि हम उन क्रिकेटर्स को बेस्ट मान लेते हैं जिनकी 30+ सेंचुरीज हैं, तो एक फिक्स कर दिया हमने कि हमें केवल उन क्रिकेटर्स को देखना है जिनकी 30+ सेंचुरीज हैं। या सपोज हम कह रहे हैं कि हम उन क्रिकेटर्स को बॉलर्स को बेस्ट मानेंगे जिनके 400+ विकेट्स हैं, तो हमने एक फिक्स कर दिया कि हमें 400 विकेट्स से प्लस है, उन्हीं को लेना है, तो वो एक फिक्स हो गया। लेकिन अगर हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते, ऐसा हम केवल बेस्ट बोल देते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये एक सेट नहीं बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इन इंडिया। अब हमने प्लेयर्स कहा, ध्यान समझना, हमने कहा प्लेयर्स। अब वो प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हो सकते हैं। अब कौन प्लेयर है, अब ये उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, बना सकते हैं कलेक्शन, जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उन सबका कलेक्शन हो जाएगा। या हम कह रहे हैं कोई स्टेट लेवल पे खेल रहा है कम से कम, उसका कलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम कहें तो हम किसको लेंगे, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि हमें इनको लेना है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं हमें केवल उनका कलेक्शन बनाना है, तो
तो ये फिक्स हो गया कि हम इजीली बता सकते हैं कि ये लोग इसी स्पोर्ट में इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो ये कलेक्शन सेट बन जाएगा। लेकिन अगर हमें खुद श्योर नहीं है कि हमें किसको सेट में इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता, वो सेट नहीं बनता। अब बात करते हैं कि हम जो एलिमेंट्स लेते हैं सेट के, उनको किस तरह से डिनोट करते हैं या किस तरह से लिखते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, मैंने इसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3। अब देखिए 1 ए का एलिमेंट है, 2 भी ए का एलिमेंट है, 3 भी ए का एलिमेंट है। तो हम इसको लिखते किस तरह से हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल होता है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन की तरह होता है, तो इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। या तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, या फिर इसको लिखेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। दोनों में से किसी भी तरह से इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह से हम 2 के लिए लिखेंगे, 2 भी ए का एलिमेंट है, तो इसको भी लिख सकते हैं इसी तरह से 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तो ये अगर कोई सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन अगर कोई किसी सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसको किस तरह से लिखेंगे? मान लीजिए हम कहें 4, क्या 4 ए का एलिमेंट है? 4 ए में नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। या फिर ऐसे कह सकते हैं 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, या फिर 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से किसी सेट के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सेट को एनलिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसके जो नंबर्स हैं वो एनलिस्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि हमने एनलिस्ट किया हुआ है, सभी को लिखा हुआ है। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, इसमें हम उस सेट की प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर सपोज हमें इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसको किस तरह से लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल। देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल। तो एक्स वोवेल है, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? एक्स ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई ओ यू हो सकता है, तो यही सेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेट को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक सेट गिवन है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5। अब देखिए x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है। अब हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो लेस देन 5 हमें काउंटिंग नंबर्स लेने हैं। तो 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 5 है। तो ये फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है।
इस तरह से हम रोस्टर को सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 2, 4, 8, 16, 32 ये हमने सेट लिखा है रोस्टर फॉर्म में। अब हमें इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n and n greater than equal to 1 and less than 5 and n belongs to n। देखिए, collection of all x such that x is equal to 2 to the power n where n is a natural number and n lies between 1 and 5 including 1 and 5 both। so देखिए n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो n को 1 रखेंगे तो क्या होगा 2, n को 2 रखेंगे 2 स्क्वायर मीन्स 4, n को 3 रखेंगे 2 क्यूब 8, 16, 5 रखने पर 32। तो इस तरह से हम इसको रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक जब इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, आएगा यही, ठीक है ना, अल्टीमेटली यही आता है, लेकिन इसको और तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब हम सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए केवल एक ही मेथड होता है या एक ही सेट आएगा। ये अगर मैं इसको लिखता हूं तो यही आएगा, लेकिन इसको अब लिखते हैं तो इसको हम और तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख के दिखाता हूं, सपोज मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equal to 2 to the power n where n is equal to 1 2 3 4 5 है तो यही, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया। तो अगर n को 1 2 3 4 5 रखेंगे तो यही सेट आएगा। तो सेट तो यही है लेकिन अलग तरीके से लिखा गया है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सेट गिवन है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से हम इसको लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 4n plus 2 where n belongs to n and n is greater than equal to 0 and less than is equal to 4। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तरीके भी हो सकते हैं लेकिन कोई एक तरीका यूज करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा n की वैल्यू 0 to 4 लाई करेगी, तो 0 हो सकती है नेचुरल नंबर है, 0 हो सकती है सॉरी नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हम इसको बोलेंगे जेड प्लस नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं हो सकता इसलिए नेचुरल नंबर तो नहीं लिखेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे। तो अब हम नॉन नेगेटिव इंटीजर का है हमने, तो क्या होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। n को 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे 10 हो जाएगा, 3 रखने पर 14 और 4 रखने पर 18।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होते हैं? जनरली जो हम वर्ड सब यूज करते हैं वो छोटे के लिए करते हैं, जो सेम प्रॉपर्टीज रखता है लेकिन उससे छोटा है। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम बोलते हैं जनरली इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, यानी वो भी इंस्पेक्टर है लेकिन वो पोस्ट में कम है। तो पोस्ट वही है लेकिन सीनियरिटी जूनियरिटी का हो सकता है, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे करें कि वो एक सेट है लेकिन छोटा है, एक सेट है अपने आप में लेकिन छोटा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, मैंने लिए 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 एलिमेंट्स लिए। अब मैंने इसी में से कुछ एलिमेंट्स लेके एक अलग से सेट बना लिया। इसी में से मैंने कुछ एलिमेंट्स सेलेक्ट किए, मान लीजिए मैं 2 और 4, ये 2 एलिमेंट लेके एक सेट बी बना लेता हूं। अब देख सकते हैं ये अपने आप एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं और ये इस सेट से छोटा है, या ये कहें कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, तो B क्या होगा? A का सबसेट होगा। तो हम लिखते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A। तो B क्या है? A का सबसेट है, क्योंकि B के सभी एलिमेंट्स A में हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इस तरह से लिखते हैं A is a subset of B if and only if X belongs to A implies X belongs to B। A B का सबसेट होगा यदि जो एलिमेंट A में है वो एलिमेंट B में भी हो, तब हम कहते हैं कि ये इसका सबसेट है। अब सबसेट का अगर हम अपोजिट की बात करें तो होता है सुपरसेट। सबसेट छोटा सेट होता है, सुपरसेट वो बड़ा सेट होता है। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा है B इज ए सबसेट ऑफ A, तो हम कह सकते हैं A इज ए सुपरसेट ऑफ B। B A का सबसेट है तो A क्या है? B का सुपरसेट। सुपरसेट तो हम ऐसे लिख सकते हैं B इज ए सुपरसेट ऑफ, सॉरी, A इज ए सुपरसेट ऑफ B। A इज ए सुपरसेट ऑफ B। तो मैंने इसी को ऐसे लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में, B इज ए सबसेट ऑफ A इज ए सुपरसेट ऑफ B। तो छोटा सेट होता है उसको हम सबसेट बोलते हैं और जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपरसेट बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट देखिए, A इज ए सबसेट ऑफ B, इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, या इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, A इज ए सबसेट ऑफ B इफ A इज नॉट इक्वल्स टू B। अगर A B के इक्वल नहीं है, यदि A B के इक्वल नहीं है और A B का सबसेट है तो ये क्या होगा? इसका प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे अगर मैंने वहां पे एग्जांपल हमने लिया था, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और मैंने B लिखा था 2 4, तो देख सकते हैं B A का सबसेट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो B क्या है? A का प्रॉपर सबसेट। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने इसके सभी एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए और मैंने एक अलग सेट बना लिया, कोई दूसरा सेट, मान लीजिए मैं इसको C लिख रहा हूं, मैंने सभी एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5, तो इसके सभी एलिमेंट्स इसमें है, तो हम कह सकते हैं C इज ए सबसेट ऑफ A, C इज ए सबसेट ऑफ A।
लेकिन ये तो इसके इक्वल है, तो ये कैसा है? इम्प्रॉपर सबसेट। ये कैसा है? इम्प्रॉपर सबसेट। ये इसका मतलब है कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, और वो कैसा होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। या हम इसका मतलब है कि हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब एक बात और देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे ये इक्वलिटी के लिए होता है, जो हम नीचे लिखते हैं ये इक्वलिटी के लिए होता है। तो अगर हम सिंपली कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि यहां पर ये इक्वलिटी नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब कैसा है? ये प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट को हम सिंपली इस तरह से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की, कि सेट के कुछ टाइप्स कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अब देखिए जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी सेट है लेकिन एम्प्टी है। इट मींस अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। तो हम एम्प्टी सेट को इस तरह से लिखते हैं, हम देखिए इसमें एम्प्टी छोड़ दिया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा है? एम्प्टी सेट है। अब हम इसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। इसको बोलते हैं फाई। तो फाई किस लिए होता है? एम्प्टी सेट के लिए। तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि एम्प्टी सेट कैसे होंगे? जब हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें एम्प्टी सेट कब आएगा या कैसा होगा, क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए हमें कहा जाए फाइंड द कलेक्शन ऑफ नंबर्स या फाइंड द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 6। फाइंड द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 6। देखिए इसमें एंड यूज किया है, यानी दोनों कंडीशंस हैं। वो नंबर नेचुरल नंबर 5 से लेसर भी होने चाहिए और 6 से ग्रेटर भी होने चाहिए। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल सकता है हमें जो 5 से स्मॉलर हो और 6 से ग्रेटर हो? नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता, उसमें जो सेट बनते हैं वो कैसे होते हैं? एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखिए जब हम कोई कलेक्शन लेते हैं उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट करते हैं उनको। अब ये काउंटिंग कब तक चलेगी? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 100 एलिमेंट्स हैं किसी में, तो 100 पे जाके एंड हो गई। हम कह रहे हैं 1000 है, 1000 पे जाके एंड हो गई। हम कह रहे हैं 1 मिलियन है, 1 मिलियन पे जाके एंड हो गई। यानी एक कहीं ना कहीं पे जाके वो काउंटिंग एंड हो जाएगी। तो अब हमने 1 मिलियन कहा या 1 बिलियन कहा, जो भी कह रहे हैं हम, अगर हम कहें कि एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें काउंटिंग कहीं पर जाकर एंड हो जाती है, यानी इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम कह रहे हैं कि इतने एलिमेंट्स हैं कि यहां पर आकर काउंटिंग एंड हो गई, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। यानी इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक कहीं पर जाकर वो काउंटिंग, वो नंबर एलिमेंट्स एंड हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं, इसी तरह से होता है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या कहेंगे? जो सेट फाइनाइट नहीं होंगे।
ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो क्या करें, सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे वो फाइनाइट सेट। और ये क्या हो गया, सेट्स विच इज नॉट फाइनाइट, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब हमें पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, तो फाइनाइट नंबर है 26, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। मान लीजिए हम ABC अप टू Z, ये 26 सेट होते हैं, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो इसमें मान लीजिए मैं सेट को A बोल रहा हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए A में, 26। ये इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 26। तो A में 26 एलिमेंट्स हैं। अब ये हमने फाइनाइट सेट का एग्जांपल लिया है। मान लीजिए मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो कि कहीं पर एंड नहीं होती, वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ये कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, इनफाइनाइट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। कुछ टर्म्स इसमें और यूज होती हैं, काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है ना, तो उसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, वो हम जब जरूरत पड़ेगी कभी तो डिस्कस करेंगे। अब हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई दो सेट गिवन है, वो इक्वल कब होंगे, दो सेट कब इक्वल होंगे। मान लीजिए एक सेट A है और एक सेट B है। हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट्स की। तो हम कहते हैं A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली का मतलब होता है कि दोनों साइड से कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी अगर ये है तो ये होगा और अगर ये है तो ये होगा। तो इफ एंड ओनली A एंड B हैव सेम एलिमेंट्स, या एक वर्ड लिख सकते हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, तब हम उनको कहते हैं कि वो सेट इक्वल है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने ए 1 2 3 लिया, बी सेट हमने लिया 2 1 3। तो देख सकते हैं ऑर्डर हमने चेंज किया है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो ये कैसे हैं, इक्वल सेट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। इसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया A 1 2 3, ये लिया A B C, तो तुम देख सकते हैं A और B में एलिमेंट्स तो डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो A और B क्या है, इक्विवेलेंट
सेट्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इस तरह के जो भी सेट्स होंगे जिन पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी। दोनों सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमने सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किया है समझ में आ गया होगा। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।